हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द करंट। फटाफट आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस। जो भी इस न्यूज़ है आप इम्पोर्टेंट प्रिपेयरिंग दैट और अदर लॉ। वी हैव एनालाइज्ड 10 years sources for current affairs, PIB, AR एंड वर्स। तो हमारे भी वही इम्पोर्टेंट इन सेशन आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्रो विद्या। So let's begin। फिलहाल में ही एज पर सुनामी रेडी प्रोग्राम, ये इंटरनेशनल प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में 100 सुनामी रेडी विलेजेस। तो आइए समझते हैं क्या है ये सुनामी रेडी रिकवरी प्रोग्राम। तो सुनामी रेडी रिकवरी प्रोग्राम डेवलप करा गया है बाय इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है, यूनेस्को का कमीशन। यूनेस्को ये प्रोग्राम, अब ये प्रोग्राम क्या होता है? तो ये 100 सुनामी रेडी विलेजेस है। इन विलेजेस में कम्युनिटीज को ट्रेनिंग दी, एडुकेट करा जाए अबाउट दी सुनामी प्रिपेयरनेस। जब सुनामी आए तो उससे पहले ही वो प्रिपेयर रहे, मॉक ड्रिल्स करवाई जाती है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उनको रोका जाता है, स्ट्रेटजीज बताई जाती है अबाउट टू कैसे लाइफ को प्रोटेक्ट करा जाए ड्यूरिंग सुनामी, लाइवलीहुड, प्रॉपर्टी। वर्ल्ड में जो भी विलेजेस इनके लिए रेडी हो जाते हैं उन्हें सुनामी रेडी विलेजेस कंसिडर कर दिया जाता है एज पर सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रोग्राम है। एंड भारत में अभी पूरे 100 सुनामी रेडी विलेजेस नहीं हुए, बट सून they will become under the category of tsunami ready villages। तो मेन गोल है इस प्रोग्राम का, जो कोस्टल कम्युनिटी प्रिपेयरनेस है सुनामी, उसको मिनिमाइज करे, जो लॉस ऑफ लाइफ है, लाइवलीहुड है, प्रॉपर्टी है। एंड ये वैसे अचीव हो सकता है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन अथॉरिटीज एंड बिटवीन द कम्युनिटीज। तो अब समझते हैं कैसे ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज होती है डिक्लेयर करने के लिए ये पर्टिकुलर विलेज सुनामी रेडी हो। ठीक है, तो एज पर दिस पर्टिकुलर आईओसी स्टैंडर्ड्स यहाँ पर 12 इंडिकेटर्स। ठीक है, जो भी विलेज ये 12 इंडिकेटर्स पूरे कर लेते हैं उसे सुनामी रेडी विलेज डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या ये पैरामीटर। तो the communities must meet all 12 indicators cover assessment, preparedness and response। तभी उनको रिकॉग्नाइज करा जाएगा सुनामी रेडी बाय यूनेस्को। तो इन जो सुनामी रेडी विलेजेस हो जाते हैं उन्हें सर्टिफाइड करा जाता है विथ हाई अवेयरनेस अबाउट द सुनामीज, हैजार्ड प्रिपेयरनेस, मैपिंग, पब्लिक डिस्प्ले, इवैक्यूएशन मैप, 24-hour वार्निंग सिस्टम, पार्टिसिपेट मॉक ड्रिल अमंग अदर्स। और ये जो रिकॉग्निशन है ये परमानेंट नहीं होता, ये रिकॉग्निशन हर 4 साल में रिन्यूएबल होता है। मतलब आपको हर 4 साल में प्रूव करना पड़ता है ये 12 इंडिकेटर, देन ओनली यू विल बी रिमेनिंग इन द कैटेगरी ऑफ सुनामी रेडी विलेज। चलिए अब दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, जब भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो या आप कोई भी सोर्सेस को पढ़ रहे हो, प्लीज फॉर क्लैट रेलेवेंट आपको उसकी साइट का सेटिंग पड़ेगा। सिर्फ न्यूज की हेडिंग पढ़ने से नहीं होगा, आपका उसका ऑब्जेक्टिव समझ। आपने क्लियर 2020 तो वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चन आर इन सब्जेक्टिव पैटर्न्स। द कंसोर्शियम वाज टू एनालाइज, आपको इंटरनेशनल अफेयर समझ, न्यूज की पर्पस पूछ लिया था। बारकोड बनाने, व्हाट इज बारकोड? हमें बच्चों को ये तो पता है जहाँ बारकोड पे बन रहा है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट बहुत सारे बच्चों को कभी नहीं पता होगा कि क्या इसका रिस्पॉन्स है। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बन रहा था, वो उसका आंसर था। उसके रिस्पॉन्स में इंडिया शाहबर पोर्ट बना रही है ताकि हमारा भी जो इंटर
वो बरकरार रहे विदाउट एनी हिंड्रेंस। सो प्रॉपर तरीके से न्यूज के पीछे का ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री, सब कुछ हमें पता हो, तभी हम कह सकते हैं क्लैट इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कि मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकती व्हाट विल बी क्लैट 20। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। सो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी, ये सोच के तैयारी नहीं करनी अब करंट अफेयर की कि 2 साल से तो इस साल भी आसान आएगा, सो लेट्स टेक इट फॉर नॉट डू, योर डूइंग विल बी ट्रबल। तो आज ही पीएम नरेंद्र मोदी शेयर 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेक्रेटरीज। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑपरेटिव फेडरलिज्म का आइडिया है करंट गवर्नमेंट का, वो प्रमोट कर। क्या होता है बच्चा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या होता है? आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बच्चे तो फटाफट मुझे। फेडरलिज्म, powers are equally divided between and the सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हार्मनी बना, पॉलिसीज लॉन्च करने ओवरऑल गुड गवर्नेंस के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जरूरी है। कभी स्टेट और सेंट्रल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो होना जो 2040 करना पॉसिबल नहीं है। दोनों साइड से गवर्नमेंट को एफर्ट्स लेने पड़ते, बोथ फ्रॉम द साइड ऑल्सो स्टेट ऑल्सो, तभी कोऑपरेटिव हो सकता है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ह्यूमन कैपिटल फॉर, जब ह्यूमन कैपिटल है यहाँ पर इंक्रीज इन एजुकेशन, इंक्रीज इन जॉब्स, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इन सब पर बात हुई। कॉन्फ्रेंस में फीचर्स 6 स्पेशल सेशन में 6 स्पेशल सेट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटी, रिस्क, एग्री स्टेट, स्मार्ट सप्लाई चेन, मार्केट, वन स्टेट वन वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, स्ट्रेटजीज फॉर पोस्ट लैब विक्ट। अगेन द इम्पोर्टेंट न्यूज, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने फिलहाल ही कंडक्ट करा रीजनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज इन मुंबई। तो क्यों ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज, कौन सा पोल्यूशन को कर्ब कर? ठीक है, तो बच्चा जो समुद्र इलाकों में ऑयल प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। अब जब भी ऑयल पोल्यूशन होता है समुद्र में, ओशंस में, तो उससे वहाँ की जो हैबिटाट वो डैमेज होती है, मरीन लाइफ है उसको प्रॉब्लम होता है, ओवरऑल जो हमारा वो डैमेज हो। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का यही काम है दैट जो मरीन पोल्यूशन हो रहा है, जो ऑयल पोल्यूशन हो रहा है उसको, तो इंडियन कोस्ट गार्ड और रीजनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज इन मुंबई। इसका भी याद रखिएगा, फाइट अगेंस्ट द ऑयल पोल्यूशन। तो नेशनल ऑयल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान है हमारे, अकॉर्डिंगली जो इंडियन कोस्ट का प्राइजेस करवाता है, रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, करता है, ताकि जो ऑयल पोल्यूशन है इन बॉम्बे एडजॉइनिंग एरियाज, जो भी कोस्टल एरियाज है वहाँ पर वो पर्टिकुलर हम रोक सके। और ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी है। इफ यू आर फॉलोइंग इंटरनेशनल अफेयर्स, अलग अलग हमने कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन की है, हमने कन्वेंशन साइन की है टू प्रोटेक्ट द मरीन इकोसिस्टम, टू प्रोटेक्ट द मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो द फ्रेमवर्क क्या है समझते हैं। नेशनल ऑयल डिजास्टर कंटिजेंसी एक फ्रेमवर्क है, मरीन ऑयल स्पिल्स को रोकता है, आउटलाइन रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसीजर फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन, क्लीन अप एंड रिकवरी। अब ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्लान, ये परमानेंट नहीं है, हर साल रिन्यू होता रहता है, चेंज। तो ओरिजिनली पहली बार ये जो प्रोग्राम आया था, ये आया था 1990
और रेगुलरली अपडेट होता है। फिलहाल में 2024 में इसमें मीटिंग्स हुई थी, अपडेट हुआ था। तो रिमेंबर द नेम इंडियन कोस्ट गार्ड, कौन सी एक्सरसाइज इन्होंने करवाई थी और कौन सी जगह पे करवाई। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एलिट एंड ओलेट, so this also important for वन लाइनर्स क्वेश्चन, वन लाइनर्स करंट अफेयर्स के लिए ऐसे नहीं ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। जो भी लेट रेलेवेंट न्यूज विल डू डिटेल्ड एनालिसिस, जैसे हमने कल किया था रेलवेज, देन टुडे वी विल डू। और सेंट्रल ने लॉन्च करा फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस। कल ही हमने देखा था अमित शाह 3 दिन की कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस नहीं, ये डेटा ये बच्चा तो समझते क्या है ये डेटा। एक मेजर स्टेप इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए सेंटर ने लॉन्च करा पहला नेशनल वेपन डेटाबेस। इस क्यों नेशनल वेपन डेटाबेस गवर्नमेंट रिलीज कर रही है, क्यों गवर्नमेंट बता रही है कि गवर्नमेंट के पास इतने वेपन है सो, ताकि हम सर्व कर सके टेररिज्म को, ऑर्गेनाइज क्राइम को और एक्सट्रीमिज्म को। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई ये रिपोर्ट निकली वो थी लॉस्ट, लूटेड एंड रिकवर्ड फाइल। तो ये फाइनली लॉन्च हुआ था बाय इन ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, 2 डे की एनुअल कॉन्फ्रेंस। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कब स्टेब्लिश हुआ था, क्या इसका पर्पस था। आफ्टर योर मुंबई अटैक 2008 के बाद नेशनल एजेंसी स्टेब्लिश्ड हुई थी। इसके 21 चैप्टर ऑफिस से हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। सो ये जो डेटाबेस है इट विल हेल्प, ये ऑफिशियल एक प्लेटफॉर्म जैसा ये डेटा काम करेगा, ताकि हम जो मॉडर्न डे टेररिज्म प्रॉब्लम्स है वो कब कर सकते। दिस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, चाइना ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल शिनजियांग बना। फिलहाल ही चाइना ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस लॉन्च करा है, इनॉग्रेट हुआ नेम ताइशन Tangil Tunnel, significantly cuts travel time across one of the country's most challenging mountain terrain। ये जो चैलेंजिंग माउंटेन टेरन है वहाँ पर जो टाइम जाता था, वेस्ट होता था, वो टाइम को यूज कर दिया और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस बन चुकी है। अभी हम इसकी मेजरमेंट की बात करते हैं, अराउंड 22 किलोमीटर लेंथ में, एंड ये पास करती है टाइशन माउंटेन रेंज। अब देखिए हमने चाइना के बारे में तो फटाफट कमेंट सेक्शन बता दीजिए भारत के पास कितनी। देखिए ऐसे तो हमारे पास बहुत सी टनल्स है, गवर्नमेंट का टारगेट है अराउंड 100 टनल्स बना, बट करंटली कितनी टनल्स फंक्शनल है, बन चुकी और कितनी ऑपरेशनल। ठीक है, आई एम आस्किंग अबाउट द नेशनल हाईवे टनल। तो नेशनल हाईवे टनल्स की जब हम बात करेंगे भारत में, ये करंटली 42 ऑपरेशनल नेशनल टनल्स है। बाकी की टनल्स अभी बन रही है, दे आर इन प्रोग्रेस। अब हम कभी बात करेंगे कभी नेशनल हाईवे पे इंडिया के लॉन्गेस्ट टनल, तो इट इज डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। ये अराउंड 9.28 किलोमीटर्स की टनल है, जो इंश्योर करती है हर वेदर कनेक्टिविटी में जो NH47 है उस पर। अटल टनल की हम बात करेंगे, और देन कभी मैं आपसे पूछूं इंडियन रेलवे की सबसे लॉन्गेस्ट टनल कौन, तो बता दीजिए। वेरी नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आपको भी पता ही है, मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन बता दीजिए। नाउ सो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च एट IIT पटना। ये परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है बिहार में। अब ये जो सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड हुआ है, जो हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, इसके तो आइए थोड़ा क्या है नेशनल सुपर कंप्यूटर
मिशन। तो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन एस्टेब्लिश्ड हुआ था, एक इनिशिएटिव था जिसका एम था इनहेंस करना इंडिया की कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंप्यूटर्स को डेवलप करना, जो सुपर कंप्यूटर्स है जो हमारे रिसर्च में मदद करे, जो हमारे रिसर्चर्स को एक बेनिफिट दे एट इंटरनेशनल फ्रंट। अभी तक फिलहाल में जब हम मिशन की बात करेंगे तो भारत में 37 सुपर कंप्यूटर्स डेवलप्ड हो चुके हैं वाइट में, जो कि सपोर्ट कर रहे अराउंड 12,000 रिसर्च, और एडिशनली और ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स इस डेवलप जो गवर्नमेंट ने प्लान करा है, जो राइज करेगा इंडिया टोटल कंप्यूटर कैपेसिटी को ओवर 100 पेटाफ्लॉप्स इन कमिंग phases. Again, this news is also important for you. Other, तो सुदर्शन पटनायक जी हर साल कुछ ना कुछ रिकॉर्ड ले रहे, इंटरनेशनल रिकॉर्ड, इज वेरी गुड आर्टिस्ट, ये उड़ीसा से ये बिलोंग करते। फिर से इस बार सुदर्शन पटनायक जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया, इन्होंने जायंट सेंटा क्लॉज बनाया। ये एक सेंट आर्टिस्ट है, इन्होंने एप्पल्स और सेंट की मदद से जायंट सेंटा क्लॉज बनाया था, अराउंड 60 इन लेंथ एंड 45 22 feet in height. इन्हें वर्ल्ड बिगेस्ट एप्पल एंड सेंट क्लॉज का टाइटल मिला है, तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है एट वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स ऑफ इंडिया। चलिए, तो आज गुरु गोविंद सिंह जयंती है, तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गुरु गोविंद जी 10th गुरु थे और लास्ट गुरु भी थे। इन्होंने जो खालसा है वो स्टैब्लिश करा था। थोड़ा बहुत देख लेते कब इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर गुरु गोविंद जी सिंह का जन्म हुआ था, और थोड़ा सा समझ लेते कि और कौन से गुरुओं ने कौन सा कंट्रीब्यूशन किया है। जब हम सिखिज्म की बात करेंगे तो जो इजाद हुआ है, जो रूट से फ्रॉम पंजाब। तो बायोग्राफी ऑफ गुरु का बर्थ हुआ था 2266। अभी हम जूलियन कैलेंडर के हिसाब से बात करें, इनका जो जन्म हुआ था वो था पटना बिहार में। इनका नाम था, बर्थ नेम गोविंद राय जी। फॉर द एज पर हिंदू कैलेंडर जो शुक्ल पक्ष हो तब इनका जन्म आता है, आज इनकी बर्थ तिथि है। तो इनकी मदर का नाम था माता गुजरी, फादर थे गुरु तेग जी। इन्होंने गुरु का किताब इंस्पिरेशन एज अ गुरु ये बने थे अराउंड 1676 एट द एज ऑफ 9। तभी हम एजुकेशन की बात करेंगे तो एक्सपर्ट इन मिलिट्री आर्ट्स, संस्कृत, पर्शियन। ही डाइड इन नांदेड़, महाराष्ट्र। और इनका की कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने फाउंड करा था खालसा इन 1699। दशम ग्रंथ है उनके, ये ऑथर है, और इन्होंने कोडिफाइड करे थे सिख लॉ। चलिए अब समझ लेते हैं गुरु। तो हम पहले गुरु जी की बात करेंगे तो जी है जो फाउंडर है सिख के, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड। ही स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु का लंगर। गुरु का लंगर, देखिए जितने भी सिख के गुरु थे इन्होंने इक्वालिटी की बात, सोशल कम्युनिटी की बात, सर्विसेज की बात, ये सिखिज्म में ऑलरेडी स्टेब्लिश है, तो ये हर एक गुरु प्रमोट करी। फर्दर जो देव ने इन्वेंट करा गुरुमुखी स्क्रिप्ट, एंड ही आल्सो पॉपुलराइज गुरु का लंगर। जब गुरु जी की बात करेंगे तो अमरदास आनंद करज मैरिज सेरेमनी एंड एस्टेब्लिश मांझी सिस्टम, इन्होंने अबॉलिश करा था। इस पर सवाल पूछा जाता है कि कौन से ने अबॉलिश कर सती एंड की प्रथा को। गुरु अमरदास जी के टाइम पे अबॉलिश। रामदास, he founded the city अमृतसर, उन्होंने इनिशिएट करा था कंट्रीब्यूशन इन गोल्डन टेम्पल एस्टेब्लिश। फर्दर गुरु अर्जुन देव ने कंस्ट्रक्ट करा था गोल्डन टेम्पल एंड कंपाइल करा था आदि ग्रंथ को। फर्दर गुरु हरगोबिंद constructed Akal Takht and become soldiers sent to arms for 6 defense, wage war against the
मुगल्स। देन गुरु हरराय, इन्होंने मेंटेन करा था आर्म्ड वॉरियर बट फोकस ऑन मिशन वर्क, शेल्टर द्वारा। फॉर द गुरु हरकिशन, he is known for his healing powers, especially during smallpox, reversed the elevators of misery. गुरु तेग बहादुर, इन्होंने फाउंड करा था आनंदपुर एंड ओपोज फोर्स कन्वर्शन टू कश्मीरी पंडित्स। फॉर द गुरु गोविंद सिंह, लास्ट 6 के, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था खालसा, और जो 5 के थे वो भी गुरु गोविंद सिंह एस्टेब्लिश करा था। और लास्ट इटर्नल गुरु माना जाता है गुरु के बाद जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब है, इनको। फर्दर इंपॉर्टेंट न्यूज, आज है इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयरनेस डे। इट इज 27 दिसंबर। यूनाइटेड नेशन, देखिए बच्चा, अब जब भी यूनाइटेड नेशंस आ रहा है ना, तो फटाफट आपके दिमाग में रिकॉल होना चाहिए यूनाइटेड कौन सी कॉन्फ्रेंस से कैसे कैसे हुआ था, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कितने इसके ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनाइज, प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशन के, कौन कौन सी रिपोर्ट्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स यूज करते हैं। तो एंड सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स कौन है, नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन है, सो एंड सो चीज़ें ऐसे रिकॉल होगी। ठीक, हम रिविजन करेंगे उतना ज़्यादा हम करंट अफेयर्स सीख पाएंगे और मेमोराइज कर पाएंगे, बिकॉज जर्नी इज लॉन्ग। किसी को भी 1 महीने 2 महीने में पूरा करंट याद नहीं, कंसिस्टेंसी मांग। तो यूनाइटेड नेशन आज ऑब्जर्व करा था इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस। अब बच्चा, जब मैं एपिडेमिक की बात कर रही हूँ तो एपिडेमिक का क्या मतलब है? तो एपिडेमिक का मतलब होता है ये आज एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स को साइमल्टेनियसली अफेक्ट कर रही है कोई डिजीज, जो सेम डिजीज जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस को कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में अफेक्ट कर रही है, उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। इसको 7 दिसंबर 2020 को अडॉप्ट करा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, और अडॉप्ट करा था रिजोल्यूशन RES 7027, और ऑफिशियली 27 दिसंबर डिक्लेयर हो गया इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस। और पहला डे कब ऑब्जर्व हुआ था? 27 दिसंबर 2020 को। फटाफट इस आज के डे की जो थीम है मुझे बता दीजिए, कि जितना आप खुद से रिसर्च करेंगे अब देखिए, कल हमने डिस्कस करा था बाल पुरस्कार दिए गए थे बच्चों को, तो आपको पता होना चाहिए कौन से बच्चों कौन सा पुरस्कार मिला, किस फील्ड में मिला। 20 बच्चों को पुरस्कार दिए गए थे फ्रॉम 80 स्टेट, तो उसके बारे में लिस्ट बना लीजिए, देख लीजिए। और बांग्लादेश में जो इशू है, तो वो करंट अफेयर पर्सपेक्टिव आपको इंडिया एंड बांग्लादेश की हिस्ट्री पता होना चाहिए। नो 1971 वॉर, थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, दैट इज करंट डे पाकिस्तान, करंट डे बांग्लादेश। ग्राफिकल जो इंटरनेशनल चल रहा है, वी हैव टू कनेक्ट द डॉट्स एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आपको ये आप if you have doubts, you can comment down below. You can also follow us on Instagram. You can follow me personally, 37 Janvi, so I can solve your doubts during the working hours. So all the best for your preparation. But if you are preparing for any entrance examination, entrance examination, Pro Vidya